हेलो बच्चों, क्लास 11th के जेई और नीट प्रिपरेशन की इस जो क्लास है उस क्लास में हमारा जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखने में ये लेक्चर बहुत छोटा लगेगा, बहुत आसान सा लगेगा, पर इसका मतलब और इसका इम्पैक्ट हमारे सिलेबस पे बहुत ज़्यादा है। तो भाई हम बात कर रहे हैं आज की क्लास की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अभी तक शायद एकदम से अननोन होंगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड है एक्यूरेसी, एक्यूरेट, और एक वर्ड है प्रिसाइज। कभी सुना है? प्रिसाइज, PRECISE। आमतौर पे इन दोनों वर्ड्स को हम लोग सिनोनिमस जैसा यूज करते हैं, है ना? पर ऐसा है नहीं। प्रिसाइज का मतलब भी और एक्यूरेसी का मतलब भी एक ही जैसा होता है, पर ये दोनों वर्ड एक ही नहीं है। और फिजिक्स में एक ही क्यों नहीं है उसका मतलब आज आपको समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा क्लास है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसको हम कहते हैं इरर्स। ठीक, पर इरर्स पढ़ने से पहले हम दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें एक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब सवाल ये है, मान लीजिए कि मैंने आपको दिया एक स्केल, मीटर स्केल, और हम आपसे कहें कि मीटर स्केल से कोई, ये मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ मेजर करिए। तो जब आप मीटर स्केल से मार्कर की लेंथ मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस स्केल में ऐसे नंबर्स होते हैं, है ना? बड़ी लाइंस होती हैं। फिर हर ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं उनके बीच से 10 डिविजन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 डिविजन्स होती हैं। अब अगर आपसे कहा गया कि भाई कोई चीज आप मेजर किए, जैसे मान लीजिए ऐसे मेजर किए, इतना बड़ा, तो 5 सेंटीमीटर, फिर आप डेसिमल लगाते हैं, है ना? उसके बाद ये जो पतली पतली लाइंस हैं, इन पतली पतली लाइंस को गिन के बताते हैं कि सर 3 है या 4 है या 2 है या 5 है। इस तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो मान लीजिए कि ऐसे यहाँ 5 लिखा है, ठीक, ब्लैक कलर से लिख देते हैं 5, क्योंकि ब्लैक कलर से ही था। 5 है, 1 2 3 4 लाइंस हैं जो कि ब्लू कलर से हैं, 1 2 3 4 लाइंस हैं। सिर्फ उतना ही हिस्सा हमने बनाया है जितना हिस्सा हमने यहाँ गोल किया है, गोला किया है। अब जो नंबरिंग आपकी हो रही है वो ऐसे मेजरमेंट यहाँ कुछ गया है। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल सी बात है कि जब आप इसे मेजर करेंगे तो लिखेंगे 5.122, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली 2 पर ही है? तो आपका उत्तर होगा कि सर नहीं, 2 पर नहीं है, 2 और 3 के बीच में है। यानी 2 और 3 वाले के बीच में, यानी mm वाली जो लाइंस है, मिलीमीटर्स वाली जो लाइन है, उन मिलीमीटर वाली लाइंस में 2 और 3 के बीच में कहीं है। तो अगर ठीक बीचों बीच है तो 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई? पर अगर किसी और बच्चे से कहा गया, ए से कहा गया, ए ने ऐसे लिखा, बी से कहा गया, बी ने कहा कि भाई 5.253 है, क्या है सर? 5.253 यूनिट्स है मेजरमेंट लेंथ इसकी। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि क्या ये दोनों वैल्यूज सही हैं, और क्या ये दोनों वैल्यूज में से कोई एक ऐसी वैल्यू है जो मीटर स्केल से नहीं आनी चाहिए थी। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग हैं। इन दोनों में से कौन सा सही है, किसका महत्व ज्यादा है, ठीक, ये बात समझना है। और कौन लॉजिकली सही है, ये बात समझना है। और ये बात जिस टर्म से समझ में आएगा
उस टर्म को हमारी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक। अभी जल्दी ही मैंने एक रिवीजन क्लास स्टार्ट किया था, हालांकि वो पूरा हुआ नहीं, और उस सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले में हमने आपको ये चीजें वहां पे भी समझाया था, पर क्योंकि ये मैं अब पूरा बैच एक कोर्स चला रहा हूं तो मुझे इस चीज को वापस से पढ़ाना पड़ा, नहीं तो मैं पिछला वीडियो ही इसमें अपलोड कर सकता था जैसे आमतौर पे लोग करते हैं। ये एकदम नया रहेगा, उसके जैसा थोड़ा बहुत मिल भी सकता है क्योंकि चीजें तो वही हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह अलग हो जाएंगे। फिर हम लोग इसमें ढेर सारे सवाल करेंगे क्योंकि ये टारगेट, ये बैच का टारगेट जेई और नीट जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है स्पेशली। तो भाई अब आइए इस पे, मीटर स्केल में 5 वाली डिजिट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 5 वाली डिजिट यहाँ भी और यहाँ भी दिख रही थी जो ब्लैक कलर से बना हुआ है। जो 2 वाला डिजिट है उसमें भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 1 और ये 2 यहाँ पे दिख रहा है, मीटर स्केल पे मार्किंग हुई है तो हम जान जाएंगे, यानी इस 2 से भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इस 5 से और यहाँ इस 5 से, इसलिए प्रॉब्लम है कि ये 2 और 3 वाली जो नंबरिंग है mm वाली उसके बीच में कहीं पर है, पर एग्जैक्टली 5 है कि नहीं ये बात पता नहीं है। यानी कह सकते हैं कि 5 और 2 तो सर्टेन डिजिट्स हैं। कैसी डिजिट्स हैं? सर्टेन डिजिट्स हैं। ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन ये जो 5 है वो कैसी डिजिट है? अनसर्टेन डिजिट है। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि निश्चित अंक है और अनिश्चित अंक है। निश्चित अंक है और अनिश्चित अंक है। तो 5 और 2 जिस पे रेड मार्क है वो निश्चित अंक है और ये वाला जो 5 है वो अनिश्चित अंक है। अब अगर 5 ही अनिश्चित है तो 5 के आगे वाला 3 तो अनसर्टेनली यूजलेस हो गया। भाई जब मुझे यही नहीं पता है कि कमरे के अंदर क्या है, मान लिया कमरे के अंदर मैंने गेस किया कि एक बक्सा है, तो जब यही सर्टेन नहीं है कि बॉक्स है कि नहीं है तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है? अगर बॉक्स है ये पता होता तब तो हम एक गेस मार सकते थे कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, पर जब बॉक्स की ही सर्टेनिटी नहीं है, 5 की ही सर्टेनिटी नहीं है, तो उसके आगे वाले डिजिट्स की सर्टेनिटी भी नहीं होगी। तो कह सकते हो कि 2 डिजिट्स तो सर्टेन है और 5 अनसर्टेन है। अब ये 3 हमारे लिए क्या है? ये 3 हमारे लिए यूजलेस है। ठीक, तो ऐसे ही हर मेजरमेंट, अब जैसे ये मेजरमेंट मीटर स्केल से हुआ है, कोई मेजरमेंट आपका हो सकता है कि और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से किया गया हो जिसमें मिलीमीटर के बलावन, फिर माइक्रोमीटर में भी डिस्टेंसेस हो, मीटर्स हो, है ना। 0.1 मिलीमीटर भी कोई नाप सकता हो, जैसे स्क्रू गेज है, बर्नियर कैलिपर्स है, उस केस में फिर ये डिजिट का भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स को और अच्छा करते हैं और ज़्यादा कह सकते हैं कि महीन करते हैं, पर छोटी से छोटे कैलकुलेशंस को मेजर करने के लिए जितना ज़्यादा हम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिसाइज करते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन है वो उतना अच्छा होता चला जाता है। इससे 2 अर्थ निकलते हैं। पहला कि सेम चीज का मेजरमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग आ सकता है। दूसरा कि जो हम मेजरमेंट करते हैं, कोई भी मेजरमेंट, वो मेजरमेंट की जो वैल्यू होती है उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर काउंट होता है। ठीक, अब मान लीजिए कोई वैल्यू, ये तो पता था कि ये इंस्ट्रूमेंट है, अब आपको मान लो ऐसे कोई वैल्यू दे दें और कहें कि कितने सर्टेन अंक है और कितने अनसर्टेन अंक है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कोई रूल तो है नहीं, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है। तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है, क्योंकि साइंस इज ऑलवेज अबाउट साइंटिफिक मेथडोलॉजी, और बिना वैज्ञानिक पद्धति के, बिना साइंटिफिक मेथडोलॉजी के साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ना अपने आप में इलॉजिकल बात है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथडोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, सेट करने के लिए हमने
सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक डेफिनेशन बनाई और वो डेफिनेशन ऑलरेडी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ। कैसे, देखिए ध्यान से। तो इसके डेफिनेशन में है ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट are called as significant figures. All certain digits plus first uncertain digits are called significant figures. किसी भी नंबर, किसी भी मेजरमेंट में जो सर्टेन डिजिट्स होंगी वो सभी, और पहली अनसर्टेन डिजिट को हम मिला के क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कहेंगे सर ये कौन से रूल्स हैं, तो वो रूल आपको याद रखना होगा और जीवन भर याद रखना होगा, अगर आप फिजिक्स की दुनिया में हैं, साइंस की दुनिया में हैं तो। ठीक, कौन कौन सी हैं देखिए ध्यान से। मैं आपको आसान भाषा में आसान तरीके से लिखवा दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। पहला रूल यह है कि भाई जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे डिजिट्स जिनकी वैल्यू जीरो नहीं है, जैसे 2, 3, 4, 10 में 1, 15 में 5 और 1 दोनों, 1 और 5 दोनों, 600 में 6, ये सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ये सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्लियर हो गया। दूसरा कि भाई आ जाइए जीरोज, तो ऑल जीरोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सभी जीरोस जो कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो हैं वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक, अब आ जाइए ऑल जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक, क्लियर हुआ, ऑल जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड, ऑल जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अब भाई क्या होगा, ठीक, तो देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड में कोई जीरो है, तब क्या करेंगे, उसकी दो कंडीशंस है। पहला, उन्हें कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो और नहीं भी कर सकते हैं यानी नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। ठीक, सिग्निफिकेंट लेंगे कि नहीं लेंगे वो डिपेंड करता है कैसे, कि अगर वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर इफ डेसिमल ए पॉइंट इज प्रेजेंट, डेसिमल इज प्रेजेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर सिग्निफिकेंट प्रेजेंट नहीं है, डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, तो भाई अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो नॉन सिग्निफिकेंट। अब आप एक चीज सोचिए, नॉन जीरो था तो सिग्निफिकेंट, बाएं साइड में है, लेफ्ट में है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट साइड में है तो दो कंडीशन हो गए, डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब एक चीज सोचिए कि क्या कोई ऐसा जीरो हो सकता है जो एकदम राइट में भी ना हो, जो एकदम लेफ्ट में भी ना हो, दो नॉन डिजिट्स के, नॉन जीरो के बीच में आ जाए, जैसे 202,
तो ये वाला जीरो ना तो लेफ्ट में है ना तो राइट में है, इसका क्या? तो भाई इसका क्या रूल है? तो इसका रूल ये है, इसका रूल है कि ऑल जीरोज ऑन द या ऑल जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो दैट कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई एरर ना करें। आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन नीट में और 4 ही नंबर का एक क्वेश्चन मेंस में इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आता है और आमतौर पे वो गलत हो जाता है। तो वो गलत नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, क्योंकि छोटे सवाल हमारे लिए ज्यादा महत्व के हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि 500 या 25, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। 525 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कोई जीरो है ही नहीं। जब जीरो नहीं है तो खाली पहला पॉइंट काम कर रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी, यानी 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। नेक्स्ट, मान लिया लिखा है 0.0053, इसमें बताइए। तो भाई ऑल जीरोस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट 5 मिल रहा है, उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है। तो यानी ये 3 जीरो जो दिख रहे हैं वो आपके किसी काम के नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्व नहीं है उनका। महत्व है मैथ में, पर यहाँ फिजिक्स में हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। तो भाई कितने हैं? ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो 2 हुए। ठीक, मान लिए लिखा है 0.000520, ठीक है, ऐसे है। अब देखिए, ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट, 5 और 2 सिग्निफिकेंट। ठीक, अब ये देखिए राइट साइड में भी एक जीरो है, तो क्या राइट साइड वाला जीरो काउंट होगा? अगर होगा तो किस बिहाफ पे होगा, किस रूल के हिसाब से? तो आंसर है कि यस सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कह रहा था कि उसको सिग्निफिकेंट लेना है, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो डेसिमल तो प्रेजेंट है, और जब डेसिमल प्रेजेंट है तो 1 2 3 तीनों डिजिट्स क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, अच्छा मान लो लिखा है 2000, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? ठीक, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताइए? 2000 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 की 1 की 3 की 4 की 5। तो देखिए टोटल तो 4 डिजिट है, लेकिन 1 2 3 जीरोस जो है वो राइट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड के लिए रूल है कि उनको सिग्निफिकेंट लेना है अगर डेसिमल है, और सिग्निफिकेंट नहीं लेना है अगर डेसिमल नहीं है। डेसिमल नहीं है तो ये और ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, तो खाली 2 काउंट होगा, यानी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? लेकिन यही अगर होता 2.000, तब कितने हो जाते? 4। अगर यही होता 2.00 तो कितना हो जाता? 3। यही होता 2.0 तो कितना हो जाता? 2। अब आप देख के बताइए कि क्या 2.0, 2.00 और 2.000 आपस में बराबर है कि नहीं? और अगर बराबर हैं तो क्या किसी तरह का कोई डिफरेंस है? मैथमेटिकली तीनों वैल्यू बराबर हैं, लेकिन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से जब देखेंगे, साइंटिफिकली देखेंगे, तो ये तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है। क्यों? ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो दशमलव के बाद खाली एक ही डिजिट नाप सकता है, यानी लेस प्रिसाइज है। ये दशमलव के बाद 2 डिजिट तक माप सकने वाले यानी मेजर कर सकने वाले किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज है। और ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसकी वैल्यू, जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स
डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक मेजर करने की कैपेसिटी है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है। तो ये तीनों वैल्यू मैथमेटिकली सेम है, पर फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से साइंटिफिकली सेम नहीं है। यही इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक, क्लियर है? कर लेंगे। आई होप कि कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो 20 मिनट तो लग गया आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझाने में। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आप अभी नए हैं, अपने दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को शुरू कर दें देखना। अगर आपको अच्छा कंपटीशन अपने क्लास में चाहिए, आप अपने आप को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो पहले दोस्तों को भी स्ट्रांग करिए, क्योंकि तब वो आपसे ढंग के पॉइंट्स पे बात कर पाएंगे, डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि वो अभय सर के साथ जुड़े। बहुत ही जल्द आपको कुछ बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा जो हम लोगों की तैयारी को और इम्प्रूव करेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कवर हो गया, क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम लोगों को जो चीज देखनी है वो क्या है? वो है एक पॉइंट और वो पॉइंट क्या है, आइए समझते हैं। भाई वो पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हिंदी में कहते हैं परिमाण की कोटि। परिमाण की कोटि, इसको समझिए क्या है। इसको समझिए क्या है। देखिए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, इन सब का रेंज क्या है? 1 से 10 के बीच में। ठीक, पर क्या 15 रुपया और 2 रुपया एक इक्विवेलेंट वैल्यू है? नहीं है ना। 2 रुपए और 3 रुपए इक्विवेलेंट हो सकता है, पर 15 और 2 का इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। 15 16 का बन सकता है, 12 13 का बन सकता है। ठीक है, बस समझ में आई? सिमिलरली क्या 55 और 15 सेम ऑर्डर में है? ऑब्वियसली नहीं है। तो भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब क्या है? ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके घर से, या चलिए दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी होगी। मान लीजिए मैं आपसे कहूं दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी होगी, तो आपके दिमाग में क्या फिगर आएगा? किलोमीटर में कि मीटर में? कमेंट बॉक्स में बताइए। कि सेंटीमीटर में? ऑब्वियस सी बात है किलोमीटर में। अब ये जो किलोमीटर है वो 10-5 किलोमीटर होगा कि 400 500 600 किलोमीटर का रेंज होगा? तो आप कहेंगे कि सर 400 500 600 किलोमीटर का रेंज होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछें कि मुकेश अंबानी जी के पास पैसा कितना है, तो आप ऑर्डर क्या सोचेंगे? 10-5 रुपए, या लाख में, या करोड़ों में, या अरबों में? ऑब्वियस सी बात है अरबों में। तो भाई किसी चीज के बारे में हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो चीज यूज होती है उसे हम साइंटिफिकली कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको क्या बताता है? वो हमको बताता है अप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी। ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने के लिए जिस चीज का यूज होता है उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? पर अगेन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से पढ़ना है तो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हमेशा एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ भी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है ये देखते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे? राइट करेंगे नंबर को, राइट द नंबर in the form of साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे। ठीक, क्या करेंगे?
साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये हुआ कि आप उस नंबर को लिखेंगे कुछ n इंटू 10 पावर x के फॉर्मेट में, ठीक, n इंटू 10 टू द पावर x के फॉर्मेट में, यानी किसी भी नंबर को आप बदलेंगे इस फॉर्मेट में। अब कहेंगे जैसे कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए आपको लिखा है 5255 या 56, 5256, तो इसे साइंटिफिक में बदलेंगे। साइंटिफिक में बदलने के लिए 10 टू दी पावर लगाना पड़ेगा, लेकिन रूल क्या है देखिए, जब इसको बदलेंगे तो इसमें एक शर्त होगी क्या, कि जो कोफिशिएंट है यानी n वो 1 से बराबर या 1 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। 1 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए, छोटा। यहाँ पे देखिए तो 5256 10 से बहुत बड़ा है, तो हम उसको लाएंगे 1 और 10 के बीच में, और 1 और 10 के बीच में लाने के लिए यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 5.256 5 डेसिमल 5.256 जो है वो रेंज में है किसके। अब इसको लिखे कैसे, तो डेसिमल को किधर ले जाना है, लेफ्ट, क्योंकि पहले यहां रहा होगा। तो ध्यान रखिए, जब डेसिमल को लेफ्ट लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में उतना डिजिट बढ़ेगा, और अगर आप डेसिमल को राइट लेके जाएंगे तो 10 की पावर उतना ही बढ़ेगा, लेकिन माइनस में बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा। तो 1 2 3 डिजिट राइट लाए हैं कि लेफ्ट, तो लेफ्ट ले गए हैं, तो 10 की पावर प्लस में कितना, 3 डिजिट। यही अगर ऐसे होता 0.00053, तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो इस स्टैंडर्ड में नहीं है। जब इस स्टैंडर्ड में नहीं है तो दशमलव को ले जाएंगे ऐसी जगह ताकि 1 और 10 के बीच में आ जाए, तो 5.3 1 और 10 के बीच में हो जाएगा। तो डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट यहाँ, ठीक है, तो 4 डिजिट ले जाएंगे तो हो जाएगा 5.3 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 किधर ले गए, राइट साइड, और राइट साइड ले जाएंगे तो पावर किस में चढ़ेगा, माइनस में, इंटू 10 पावर 4। ये कैसे हुआ, अगर ये समझना हो तो आप हमारा प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, और उसका नाम है मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, मैथ्स इन फिजिक्स करके, वहां आप देख सकते हैं। मैंने पूरा पावर एक्सपोनेंट्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पे समझाया, वहां से आप देख सकते हैं, उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। हो गया भाई। अब देखिए, जब ये कर लिए तो पहले तो ये लिखना ही इंपॉर्टेंट है, लिख लिए। जब ये लिख लेंगे तब आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात। तो ध्यान रखिएगा, दो पॉसिबिलिटी होगी, क्या, ये जो नंबर है वो नंबर भाई सिंपल सी बात है, जैसे 5 इंटू 10 पावर 2 और 3 इंटू 10 पावर 2, कोई अंतर तो है ना। तो उसके लिए एक रूल है, क्या, केस 1 और केस 2, दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या, केस 1 और केस 2। हो सकता है कि इफ n की वैल्यू लेस देन अंडर रूट 10 हो, अंडर रूट 10 बने 3.16, अगर n की वैल्यू अंडर रूट 10 यानी 3.16 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 टू द पावर x खुद, और अगर n की वैल्यू बराबर या ज्यादा है अंडर रूट 10 यानी 3.16 से, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 पावर x में एक ऐड कर देंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि जो रूट 10 है, रूट 10 1 से लेकर के 0 से लेकर के 10 के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है उस के बराबर होता है। 1 से 10 की जो नंबर्स हैं उनका
ज्योमेट्रिक मीन है लगभग 10, अंडर रूट 10, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 0 से 10 के बीच जितने भी नंबर्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन है अंडर रूट 10, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम एग्जांपल्स करते हैं। हो गया क्लियर? तो दिक्कत, अब आते हैं कि कुछ नंबर्स का हम क्या कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कहे 56,520, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। या 56 इंटू 10⁵ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। 203 इंटू 10⁻³ का निकालना है। ठीक है, 0.00058 इंटू 10⁻³ का निकालना है। ठीक है, और इसी तरीके से 2.001 इंटू 10⁻5 का निकालना है। 9.8 इंटू 10⁻15 का निकालना है। ये कुछ रैंडमली मैंने वैल्यूज दिया है, पर प्रयास किया है हर तरह का नेचर का कवर हो जाए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे। सबसे पहले क्या करोगे? साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे। सबसे पहला काम साइंटिफिक नोटेशन। इसमें डेसिमल है ही नहीं, इसका मतलब सबसे राइट में माना जाएगा। डेसिमल को स्टैंडर्ड में ले जाने के लिए 5 और 1 से 10 के बीच में रखना पड़ेगा, तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा 5 और 6 के बीच में, यानी डेसिमल आएगा 5 और 6 के बीच में। यहाँ 1 2 3 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स यानी 5.6521 इंटू 10⁻, लेफ्ट आए हैं तो पॉजिटिव 1 2 3 4 प्लस का 4। ठीक है, हो गया। जब आप ये काम कर लेंगे तो देखेंगे कि क्या ये चीज 3.16 से ज्यादा है, तो है। अगर 3.16 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में पावर जो है उसमें एक और ऐड हो जाएगा, यानी 10 के पावर 4 था, एक और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻5। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, और ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां देखिए डेसिमल है ही नहीं, इसका मतलब 6 के राइट साइड में है, पर ये 56 1 और 10 से ज्यादा है, तो 1 से 10 के बीच में लाने के लिए डेसिमल यहां लाएंगे 5 और 6 के बीच में, तो हो जाएगा आपका कितना 5.6 इंटू 10 पावर। तो एक पावर तो इसकी वजह से आया और 5 पहले से है, तो 10⁻6 हो गया। अगेन ये 5.6 3.16 से ज्यादा है, तो पावर एक और बढ़ जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, अब देखिए 203 यानी 203 डेसिमल 3 के कहाँ है? राइट साइड में। जब डेसिमल 3 के राइट साइड में है तो उसको लेकर के आएंगे 2 और 0 के बीच में, और जब उसको 2 और 0 के बीच में लाएंगे तो 2.03 इंटू 10 पावर 1 2 2 आएगा प्लस में, 2 प्लस में और 3 माइनस में, तो 2 - 3 यानी -1 आया। अब ये हो गया स्टैंडर्ड साइंटिफिक। अब जब साइंटिफिक है तो 2.03 3.16 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सीधे सीधे कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10⁻1। ठीक, इस वाले वैल्यू को देखिए, इसमें डेसिमल है और कहाँ है?
हो गया भाई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है ना? तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं वो जिसके लिए हमने आज की क्लास स्टार्ट किया था। अभी तक तो हम हथियार बनाना है। समझ लीजिए कि ये पूरा चैप्टर लगभग 10 दिन के आसपास लगेगा। 10 दिन फिजिक्स का हथियार बनता रहेगा। फैक्ट्री है जिसमें हथियार बनते हैं, फिजिक्स के लिए हथियार। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? वो है इरर्स। क्या है? इरर्स यानी कि त्रुटियां। इरर्स यानी कि त्रुटियां। ठीक, इरर्स यानी कि त्रुटियां। इरर्स में जो कह सकते हो कि आप लोग की जो थियोरेटिकल पार्ट है, थियरी है जिसमें लिखने वाला, जैसे क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एरर क्यों हो जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक सिंपल सा शॉर्ट नोट्स में दे दूंगा। वहां से आप चेक कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंस उसका फिलहाल कैलकुलेशन में नहीं रहता, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कोई चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट देके आपको कोई चीज नापने के लिए कहा गया, जैसे एग्जांपल के लिए इस मार्कर की लेंथ ही मेजर कराई गई आपसे, तो जब आपसे इस लेंथ की मेजर, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट की एक मिनिमम कैपेसिटी होगी कि उससे छोटी वैल्यू को वो मेजर नहीं कर सकता। जैसे कि जो आपके पास स्केल है उससे आप 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू को सही सही मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। हर इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। हर इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। ये लीस्ट काउंट का बेसिक मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू that can be measured by any instrument, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी मापन यंत्र से जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। उसका जैसे अगर हम देखें स्केल, जो हमारे पास मीटर स्केल होता है, उसमें आप सबसे छोटी वैल्यू माप सकते हैं 1 मिलीमीटर। क्या नाप सकते हैं? 1 मिलीमीटर। ठीक, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर और मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया है। ठीक, अभी उसको भी कर दे रहे हैं। वर्नियर कैलिपर्स दूसरा है। वर्नियर कैलिपर्स, इससे आप जो सबसे छोटी वैल्यू नाप सकते हैं वो है, इसमें 10 से भाग दे दीजिए यानी 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, और उसके अलावा है आपके पास स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है उसमें इसको 10 से भाग दे दीजिए तो 0.01 मिलीमीटर। अगर सेम बात को हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर और इसको लिखेंगे 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका 3 मेन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या है, इससे क्या है, लीस्ट काउंट है, जिसकी आपको बार बार क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लिए समझ लिए। लीस्ट काउंट का मतलब हो गया जो वो सबसे छोटी वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकने वाली सबसे छोटी वैल्यू को कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। जैसे स्केल से सबसे छोटी वैल्यू 1 mm, उसको सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर।
वर्नियर कैलिपर से हम नाप सकते हैं 0.1 mm, उसको सेंटीमीटर में कहते हैं 0.01 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से स्क्रू गेज से मेजर करने वाली सबसे छोटी वैल्यू है 0.01 मिलीमीटर, और उसे सेंटीमीटर में कहते हैं 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आपका लीस्ट काउंट है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, क्लियर, इसको ध्यान रखिए। अब जब आपसे कहेंगे कि इसकी लेंथ नापिए, स्केल से नापोगे तो इस इधर तक, इस तक जाओगे, तो वही चीज वर्नियर कैलिपर से यहाँ तक आएगा, वही चीज स्क्रू गेज से यहाँ तक आएगा। इसका मतलब है कि सेम चीज की लेंथ तीनों इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग आएगा। तो एक तो एरर का सोर्स यहाँ से ही हो गया, क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ। दूसरा कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, क्या गारंटी है कि वो इंस्ट्रूमेंट सही ही है। जैसे आप स्केल लेके आए हैं, किसी भी कंपनी का लेके आए, अच्छी अच्छी कंपनियां मिलती हैं, ढेर सारी हैं, पर क्या ये एग्जैक्ट है कि वो 100% एक्यूरेट है। उन्होंने एक लाइन खींचा है 1 सेंटीमीटर के लिए, मिलीमीटर के लिए खींचा ना, क्या उस लाइन की कोई मोटाई नहीं है। और अगर लाइन की मोटाई है तो वो काउंट एरर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो वही एरर के हमारे कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं, एरर के हमारे कई सारे क्या हो सकते हैं, सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट ही एरर हो, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर हो, जिससे माप रहे हैं वही टेढ़ा मेढ़ा, वही गलत हो, तब क्या करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे बढ़िया कि आप लीटर से मापने के, लीटर मापते हैं और लीटर ही एरर हो, लीटर टेढ़ा मेढ़ा हो, पिचका हुआ हो, तो आपको कम अमाउंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक, क्लियर है। इसी तरीके से जो दुकानों पे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो मेजर करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ क्या लगा दें, चुंबक वगैरह लगा के शायद बेईमानी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, ऐसा सभी लोग नहीं करते पर कर सकते हैं ना, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। मान लीजिए जो आपको मीटर स्केल दी गई है, अगर उस स्केल में ही कंपनी ने ढंग से मेजरमेंट्स नहीं किए हैं, नंबरिंग नहीं किया है, डिवीजन नहीं किया है, तो वो एरर आएगा, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर आएगा, ठीक है। इस तरीके कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैं सिर्फ सोर्स लिख रहा हूं। दूसरा कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए दिया गया है, पर आपको वो इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाते हैं यही नहीं पता है, यानी कि आपको मेथड ही नहीं पता है, तो आपको एरर आएगा, और वो एरर कहलाएगा मेथडोलॉजिकल एरर। मेथड ही नहीं पता है, सही मेथड ही नहीं पता है, सही जगह से आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एरर आएगा ही आएगा। जैसे ऐसे पॉइंट्स हैं, आप ऐसे मेजर कर रहे हैं, ठीक, अगर मैं तिरछा मेजर करूंगा तो मुझे वो इसके लाइन के आगे या इस लाइन के आगे या इस लाइन के आगे ऐसे दिख सकता है। अगर यही चीज मैं इधर से मेजर करूंगा तो वो मुझे इस लाइन के आगे, इस लाइन के आगे, इस लाइन, किसी के आगे दिख सकता है। तो सही मेथड क्या है, एकदम ऐसे सामने खड़े होकर मेजर करें, तब हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी। यानी अगर हम मेथड ही गलत किए हैं तो भी एरर आएगा, और वो एरर को आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, यानी एक सोर्स वो भी है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हाइट का नो बॉल फ्रंट अंपायर का, मतलब मेन अंपायर देने लगे, तो वो एरर आएगा नो बॉल में। सिमिलरली अगर वाइड का डिसीजन लेग अंपायर दे तो उसको हमेशा एरर आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक। इसी तरीके से सोर्स और क्या हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से एरर आ रहा है, कि एटमॉस्फेरिक कंडीशनल एरर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए सोचो, मान लीजिए कि हम पता कर रहे हैं कि आपका मोबाइल कितना हीट प्रोड्यूस करता है पर यूनिट टाइम, समझिएगा ध्यान से।
आपका मोबाइल कितना हीट प्रोड्यूस करता है पर यूनिट टाइम। अब ये जो हीट है कैसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर से। कैसे करेंगे? टेम्परेचर से। गर्मी में वो टेम्परेचर कुछ और आएगा, ठंडी में कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में जल्दी गर्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज्यादा। देखिए तरीके हैं कि हम बिना एरर के मेजर कर सकते हैं, पर मेजरमेंट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होगा। किसी एसी का फंक्शनिंग चेक करने के लिए अगर आप ठंडी में चेक करेंगे कि कितना अच्छा एसी ठंडा कर रहा है, तो कैसे जान पाओगे? उसकी टेस्टिंग तो एक्चुअली कब होगी? गर्मी में। कहावत है ना कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। भाई नाव जा रही है नदी की ही दिशा में, तो आप उसकी सेलिंग करिए चाहे ना करिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपने आप जाएगा। एक्चुअल टेस्ट कब होगा? जब आप उसके अपोजिट आएंगे। तो जब कंडीशंस हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से भी एरर हो सकता है, पर इस एरर को रिमूव भी किया जा सकता है, बचा भी जा सकता है एज बाय यूजिंग सुटेबल कंडीशंस। हर एरर को रिमूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर एब्सोल्यूट जीरो होने के चांसेस क्या हैं? कम है। क्यों? नॉर्मली लेवल पे नहीं होगा तो एटॉमिक लेवल पे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ एरर तो रहता ही रहता है। ठीक है। फिर एक है पर्सनल एरर। कौन सा एरर? पर्सनल एरर। अब कहोगे सर ये कैसे? ये वो एरर है जो उस पर्सन पे डिपेंड करता है जो पर्सन मेजरमेंट करता है। ठीक। क्यों? अगर कोई पर्सन, कोई भी पर्सन, उसको आंख से तिरछा दिखाई देता है, तो वो जब सीधा खड़ा होगा तो उसको चीज कहाँ दिखाई देगी? तिरछा दिखाई देगी। अगर किसी को सीधा ही दिख रहा है, तब जब वो सीधा खड़ा होगा तो उसको साफ दिखाई देगा। और ये पर्सनल एरर सबके साथ होता है। मेरी पर्सनल स्किल्स अलग होंगी, आपकी पर्सनल स्किल्स अलग होंगी, आपका मेजरमेंट स्किल्स अलग होगा, हमारा अलग होगा, आपका कैलकुलेशन स्किल्स अलग होगा, हमारा अलग होगा। दुनिया में कुछ बहुत फेमस, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटलिस्ट हुए हैं, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे किए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा नाम है रदरफोर्ड का, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। ठीक। एक नाम है लेनार्ड एंड हॉलवास, दो वैज्ञानिकों का नाम है लेनार्ड एंड हॉलवास। ऐसे एक है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे के पास साथ भी यह है कि वो एक्सपेरिमेंट करते थे, फॉर्मूलों में वो ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। ठीक है। तो भाई फॉर्मुलेशन नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स जो होती हैं, जैसे आर्किमिडीज का बड़ा नाम है, आर्किमिडीज एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के आधार पे चीजों को करते थे। प्रयोग के आधार पे वही अच्छा कर सकता है जिसके पर्सनल एरर क्या हो, ना हो। एक और वैज्ञानिक का मैं नाम बताना चाह रहा हूं आपको, उनका नाम है सोमरफील्ड। सोमरफील्ड जो है एक अच्छे थेरेटिकल फिजिसिस्ट हुए, पर एक प्रॉब्लम थी उनकी। क्या? कि वो लैब में अच्छा काम नहीं कर पाते थे, उनका पैर कांपने लगता था। यानी कि उनका एक्सपेरिमेंटल स्किल अलग थी, पर कैलकुलेशन स्किल, थेरेटिकल स्किल्स बहुत जबरदस्त थी, और ये चीज उनको एक बहुत महान वैज्ञानिक बनाती है। तो पर्सनल एरर्स भी काउंट होते हैं, वो सब एरर में ही काउंट होंगे। ठीक। पर देखिए इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा आमतौर पे, तो जो सवाल जिससे पूछा जाएगा वो वाला टाइप ऑफ एरर तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ठीक। इसको देख लीजिए पहले। हो गया। तो मैं आज की बात को थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करके छोड़ रहा हूं कि एरर्स कौन कौन से हैं। तो भाई हमें 3 टाइप के एरर पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पहला एब्सोल्यूट एरर, हिंदी में आप इसको लिख के आइएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में, हिंदी में कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। ठीक। दूसरा जो टाइप का एरर है वो है रिलेटिव एरर, जिसे हम हिंदी में आपेक्षिक कह सकते हैं या सापेक्ष, आपेक्षिक त्रुटि। ठीक। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एरर है वो है आपका परसेंटेज एरर।
जिसे हम क्या कहेंगे, प्रतिशत त्रुटि। और इन सभी से आपके खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, जेईई नीट में, जिनके बारे में हम आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक के पढ़े हुए टॉपिक से हमारे हो सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस जो देख सकते हैं। चलिए, पहला, फाइंड द significant figures in 0.02008. Find the order of magnitude of 915 into 10 power 12 मीटर। ठीक, दूसरा, तीसरा, how many significant figures are there in 0.00208 ये तो एक ही ऐसा हो गया। सो लिख सकते हैं 9.900 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, इस तरीके का एक सवाल। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले में। ये जीरो काउंट होगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ये नहीं, ये यस नॉन जीरो डिजिट है। 8 यस नॉन जीरो डिजिट है, दूसरा पहला रूल। ये जो दो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच है, यानी कि चौथा रूल। इसका मतलब 1 2 3 4, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो, तो 915 को स्टैंडर्ड में बदलने के लिए डेसिमल को 5 से ले जाना पड़ेगा 9 और 1 के बीच में, यानी 9.15 इंटू 10 पावर। 1 2 डिजिट्स पहले से लेफ्ट में है तो पॉजिटिव होगा, और 12 पहले से है तो 10 और 2 12 और 2 14 हो जाएगा। कितना मीटर? 9.15 3.16 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक और ऐड हो जाएगा, तो 10 पावर 15 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इससे मतलब ही नहीं है। 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और दशमलव है, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 के चारों क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, क्लियर हुआ? बात समझ में आई? अब इसका यूज क्या है, इन सब चीजों का यूज क्या है? ठीक, इन सब चीजों का यूज क्या है उसको पढ़ने के लिए हमको एक नया चीज पढ़ना है, और वो एक नया चीज क्या है? राउंडिंग ऑफ। देखो, मैंने जानबूझ के त्रुटियां यानी इरर्स वाला टॉपिक अभी के लिए थोड़ा सा छोड़ा है, क्योंकि मैं आपको वेरियस सोर्सेज ऑफ इरर्स का एक छोटा सा नोट्स शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। उसके बाद तो हम लोग फिर उसको पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ मतलब, इसलिए उसको ड्रॉप किया। राउंडिंग ऑफ मतलब जैसे बचपन में पढ़ते थे कि सवाल पूछता था 55 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग किसके बराबर होता है, या 53 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 की 60? सर 50 कहते हैं ना। 23 इज इक्वल टू 20 और 30, 20 राउंड ऑफ करते थे कि नहीं कहते थे? 55 इज इक्वल टू 10 और 100,
या 0 और 100 या 1 और 100, इस तरीके से करते थे ना। ऐसे सवाल जो बचपन में करते थे वही सवाल आपको 11 में फिर मिल रहे हैं, पर अब विथ सम क्लियर रूल्स मिल रहे हैं। पहला रूल, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर 5 से छोटा है, लेस देन 5, तो क्या करोगे, जस्ट रिमूव इट, इसे क्या करना है, उसे रिमूव कर देना है। कैसे, मान लीजिए 25.53 है, 3 को रिमूव करना है तो लिखेंगे 25.5। सपोज करिए 89.32351 है या 361 है, 1 को रिमूव करना है, जस्ट रिमूव, कितना हो गया 89.36। क्लियर हुआ, लॉ समझ में आया। दूसरा लॉ है कि भाई अगर इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड, जिसे रिमूव करना है, इज मोर देन 5, अगर क्या हो, मोर देन 5 हो, अगर 5 से क्या हो, बड़ा हो, तब क्या करो, तो रिमूव करो इसे, रिमूव इट बाई एडिंग 1 इन द डिजिट लेफ्ट टू इट, इन द डिजिट लेफ्ट टू इट, उसके लेफ्ट में जो डिजिट है उसमें एक ऐड करके रिमूव कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए यही 25.56 होता और 6 को रिमूव करना होता, तो हम क्या करते, 6 5 से बड़ा है तो पीछे जो लेफ्ट में है यानी 5, उसमें एक ऐड कर देते तो हो जाता 25.6। अच्छा मान लीजिए होता है 89.97, ठीक, और 7 को राउंड ऑफ करने के लिए कह दे, तो 7 क्योंकि 5 से ज्यादा है इसलिए पीछे वाली डिजिट में एक ऐड होगा, तो 7 तो हट गया, इसमें एक ऐड हुआ तो कितना हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1, वो 9 आया, 1 आया इसमें, तो 9 और 1 10, कैरी 0 9 और कैरी 1, सॉरी 0 कैरी 1, 8 और 1 9, तो हो जाएगा 90.0। ठीक, क्लियर है। इसी तरीके से मान लो 83.5 से 326 है, आपको 6 को रिमूव करना है तो हो जाएगा 83.33। ये रूल्स ध्यान रखना है, इसके हिसाब से है। अब आ जाइए एक लास्ट रूल कि भाई 5 से छोटा है तब क्या करेंगे, बता दिया, 5 के से बड़ा है तब क्या करेंगे, ये भी बता दिया, तो अब करेंगे 5 से बराबर, इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5, अगर वो खुद क्या हो, 5 के इक्वल हो, तब क्या करेंगे, तो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, तो 2 कंडीशन से क्या करेंगे, चेक करेंगे, इफ एनी नंबर इज ऑन राइट साइड, क्या कोई नंबर है राइट साइड में, चेक करेंगे इस चीज को, क्या करेंगे, इस चीज को चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर है राइट साइड में, ठीक है। तो भाई जब इस चीज को चेक करेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा, या तो हाँ या तो ना, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, या तो एस या तो नो, या तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, नो मिलेगा, ठीक। अब अगर एस मिला तब क्या करोगे,
रिमूव 5 and that number and those that digit या डिजिट्स, अगर कई हैं तो डिजिट्स, बाई एडिंग 1 इन लेफ्ट हैंड डिजिट या लेफ्ट डिजिट, जहां उसके है 5 को उसके लेफ्ट में जो डिजिट है उससे 5 उससे उसमें एक ऐड करके, जैसे मान लीजिए 2.5651 है और कह रहा 5 को रिमूव करो, तो भैया 5 खाली थोड़ी रिमूव होगा, 5 के साथ 1 भी तो रिमूव होगा। 5 के साथ क्या होगा, 1 ना लिख के 2 लिख दो, नहीं तो हर जगह 1 1 गड़बड़ा जाएगा। 2 है तो 5 अकेले थोड़ी रिमूव होगा।